विद्युतीय गुणों के अंतर्गत एक चौथा गुण है, वह है स्कंदन या कोएगुलेशन। ये तो हमने जाना कि कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें आवेश होता है, और किसी तरह से यदि यहाँ पर विपरीत आवेश वाले आयन्स मिला दिए जाएं तो इन कोलाइडल कणों का आवेश नष्ट हो जाता है। ये तब तक ही स्थायी रहते हैं, या कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन तभी तक स्थायी होता है जब तक कि उसके कोलाइडल कणों पर आवेश विद्यमान रहे। जैसे ही इन पर आवेश समाप्त हो जाता है, ये आपस में जुड़ जाते हैं और गुरुत्व बल के वजह से ये नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। तो इस तरह से जो कोलाइडल कणों का आवेश रहित होकर आपस में जुड़कर नीचे की तरफ बैठ जाना, सेटल हो जाना, ये कोलाइडल कण का स्कंदन कहलाता है। अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि कोलाइडल कणों का स्कंदन कई प्रकार से हो सकता है। एक तो है, अभी हमने जो देखा, इलेक्ट्रोफोरेसिस, वैद्युत कण संचलन के द्वारा। हमने देखा कि जब हम यूट्यूब में यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन को लेते हैं और वहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगाकर विभव इसमें लगाया जाता है, जैसे ही तो वहाँ पर कोलाइडल कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ गति करने लगते हैं और वहाँ पर जाकर डिस्चार्ज हो जाते हैं और वहाँ पर अवक्षेपित हो जाते हैं। तो वैद्युत कण संचलन के द्वारा हम कोलाइडल सॉल्यूशन को अवक्षेपित कर सकते हैं। दूसरा है कि 2 विपरीत आवेश वाले कोलाइडों को आपस में मिलाकर, जैसे कि उदाहरण के लिए हमने देखा फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और यदि हम एक इसमें आर्सेनिक सल्फाइड का जो नेगेटिव कोलाइड होता है वो दोनों को हम आपस में मिला दें तो दोनों के आवेश एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, और इस तरह से ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वह अवक्षेपित हो जाता है। यहाँ पर इस प्रकार का जो अवक्षेपण होगा इसे हम पारस्परिक अवक्षेपण भी कहते हैं, पारस्परिक स्कंदन या म्यूचुअल कोएगुलेशन कहते हैं। तीसरा है जो प्रक्रिया है वह है क्वथन, यानी कि बॉयलिंग। यदि कोलाइडल सॉल्यूशन को बॉयल कर दिया जाए तो भी इनका जो आवेश है वो नष्ट हो जाता है और ये नीचे अवक्षेपित हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। चौथे प्रकार का जो गुण है वह है परसिस्टेंट डायलिसिस, यानी कि लंबे समय तक डायलिसिस करने से। हमने देखा जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन का शुद्धिकरण करते हैं तो वहाँ पर हम जो आयनों को, जो अतिरिक्त आयन, अशुद्धि के आयन होते हैं, उनको दूर करते हैं डायलिसिस के द्वारा। लेकिन इस प्रकार के जब डायलिसिस लंबे समय तक होती रहती है तो जो कोलाइडल कणों पर जो आवेश है वो भी धीरे धीरे वो भी नष्ट हो जाता है, और इस तरह से लंबे समय तक यदि अपोहन की क्रिया होती रहे तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं और उनका कोएगुलेशन, अवक्षेपण हो जाता है। इसके अलावा जो पांचवी और एक महत्वपूर्ण विधि है वह है कोलाइडल सॉल्यूशन में वैद्युत अपघट्य की मात्रा मिलाकर। जब भी हमने देखा कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनमें वैद्युतीय दोहरी परत बनी होती है जो कि एक दूसरे कणों को एक दूसरे से प्रतिकर्षित रखती है और इसकी वजह से ये स्थायी होते हैं। और जैसे ही इनमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाता है वैसे ही ये जो दोहरी परत है समाप्त हो जाती है और ये जो कोलाइडल कण होते हैं या कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ये डिस्चार्ज हो जाते हैं और उसके वजह से ये अवक्षेपित हो जाते हैं। तो ये विधियां हैं जिनके द्वारा हम कोलाइडल सॉल्यूशन को अवक्षेपित कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अगले गुणों को देखेंगे। जैसा कि अभी आपने जाना, हम विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्यों को मिलाकर कोलाइडल विलयनों का स्कंदन कर सकते हैं। और आप ये भी जान चुके हैं कि जो कोलाइडल विलयन है वो 2 प्रकार के हैं। एक तो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं और दूसरे द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं।
द्रव स्नेही कोलाइड काफ़ी स्थायी होते हैं और थोड़े बहुत विद्युत अपघट्य मिलाने पर ये स्कंदित नहीं होते हैं, जबकि जो द्रव विरोधी या लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं वो काफ़ी अस्थायी होते हैं, क्योंकि उनको बनाने के लिए भी आपने देखा कि विशेष तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये काफ़ी अस्थायी होते हैं और इसलिए जैसे ही इनमें विद्युत अपघट्य डाला जाता है ये स्कंदित हो जाते हैं। अब जो विद्युत अपघट्य इसमें डाला जा रहा है नेचुरली वह एक धनायन और एक ऋण आयन से मिलकर बना होता है, और जो कोलाइड्स सॉल्यूशन होते हैं, कोलाइड्स पार्टिकल्स होते हैं, उनमें भी या तो धनावेश होता है या फिर ऋणावेश होता है। और इस तरह से विद्युत अपघट्य में उपस्थित जो धन आयन और ऋण आयन होते हैं वो अलग अलग प्रकार के धनावेशित सॉल या ऋणावेशित सॉल के स्कंदन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार से कोलाइडी कणों के आवेश के उदासीनीकरण के लिए जो आयन जिम्मेदार होता है या उत्तरदायी होता है उस आयन को हम स्कंदक आयन या कोएगुलेटिंग आयन कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमारे पास एक ऋणावेशित सॉल है यानी कि सिल्वर आयोडाइड का सॉल है और यदि हम इसमें सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य डालते हैं तो यहाँ पर क्योंकि ऋणावेशित सॉल है इसलिए सोडियम क्लोराइड का जो पॉजिटिव आयन यानी कि सोडियम जो आयन है वह इसके स्कंदन के लिए इसके आवेश के उदासीनीकरण के लिए जिम्मेदार होगा और इसीलिए यहाँ पर सोडियम आयन स्कंदक आयन कहलाएगा। इसी तरह से स्पष्ट है कि जो ऋण आयन होगा वह धनात्मक सॉल के स्कंदन के लिए जिम्मेदार होगा, जबकि जो धन आयन होगा वह ऋणात्मक सॉल के स्कंदन के लिए उत्तरदायी होता है। अब यहाँ पर कौन सा आयन कितना ज़्यादा स्कंदित कर पाता है या किसकी कोएगुलेटिंग पावर कितनी ज़्यादा है, इसे निर्धारित करने के लिए हार्डी-सुल्ज़े नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया जिसे हम उन्हीं के नाम पर हार्डी-सुल्ज़े रूल के नाम से जानते हैं। हार्डी-सुल्ज़े रूल के अनुसार किसी भी विद्युत अपघट्य में या जो स्कंदक आयन होगा उसकी संयोजकता जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्कंदन क्षमता कोएगुलेटिंग पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि स्कंदक क्षमता उसकी संयोजकता के अनुक्रमानुपाती होती है। उदाहरण के लिए यदि हम धन आयनों की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन है, बेरिलियम 2 पॉजिटिव आयन है और सोडियम 1 पॉजिटिव आयन है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम की संयोजकता सबसे ज़्यादा है, उस पर सबसे ज़्यादा चार्ज है, इसलिए उसकी जो स्कंदन क्षमता होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। इसी तरह से यदि हम ऋणावेशित आयनों को दें, यहाँ पर आप देखें कि फेरोसाइनेट आयन है जिस पर 4 नेगेटिव चार्ज है, फॉस्फेट आयन 3 नेगेटिव चार्ज है, सल्फेट 2 नेगेटिव चार्ज है और क्लोराइड जिसमें कि 1 नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कंदन क्षमता यहाँ पर फेरोसाइनेट आयन की होगी। दूसरी बात आती है स्कंदन मान की, यानी कि कोएगुलेटिंग वैल्यू की। अब यहाँ पर जो कोएगुलेटिंग वैल्यू इस बात को निर्धारित करती है कि किसी सॉल के कोएगुलेटिंग या स्कंदन करने के लिए स्कंदक आयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। नेचुरली जितनी कम मात्रा डालने पर कोई सॉल अवक्षेपित हो जाता है या स्कंदित हो जाता है उतनी ज़्यादा उसका कोएगुलेटिंग वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम इसे परिभाषित कर सकते हैं, विद्युत अपघट्य की मिली मोल पर लीटर में मात्रा। यहाँ पर ध्यान देंगे कि मोल नहीं, यहाँ पर मिली मोल लिखा जा रहा है। मिली मोल पर लीटर में वह न्यूनतम सांद्रता जो किसी कोलाइडी सॉल की 2 घंटे में स्कंदित कर दे, वह उस कोएगुलेटिंग आयन की कोएगुलेटिंग वैल्यू यानी कि उसकी स्कंदन मान कहलाती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर स्कंदन क्षमता और स्कंदन मान दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, है ना। जितनी कम मात्रा डालने पर
कोई कोलाइडल साल अवक्षेपित हो जाता है, स्कंदित हो जाता है, उतनी ज़्यादा पावर यानी कि उतनी ज़्यादा क्षमता उस स्कंदित आयन की होगी। तो इस तरह से यदि उदाहरण के तौर पर हम और देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऋणावेशित सॉल है और तो उस पर मान लीजिए 6 नेगेटिव आयन्स हैं, है ना, और उसे यदि हमें स्कंदित करना है तो हम 2 प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम का कोई इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं या दूसरा सोडियम का कोई इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। तो निश्चित तौर पर क्योंकि सोडियम के में केवल एक पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए उसकी मात्रा हमें ज़्यादा डालनी पड़ेगी, जबकि एल्यूमिनियम जिसमें कि 3 पॉजिटिव चार्ज है उसकी कम मात्रा से ही जो कोलाइडल ऋणावेशित कोलाइडल सॉल है उसका स्कंदन हो जाएगा। इसे हम प्रायोगिक आंकड़ों के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ पर हम आर्सेनिक सल्फाइड जो कि एक ऋणावेशित सॉल होता है उसका उदाहरण ले सकते हैं। इसे स्कंदित करने के लिए हमने 3 प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट लिए, जैसे कि एक HCl, दूसरा बेरियम क्लोराइड और तीसरा एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब चूंकि ये ऋणावेशित सॉल है इसलिए इसमें जो स्कंदक आयन कोएगुलेटिंग आयन होगा वो कौन होगा? पॉजिटिव यानी कि केटायन। तो पहले में HCl में पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन प्लस आयन, बेरियम 2+ आयन और एल्यूमिनियम 3+ आयन, ये यहाँ पर कोएगुलेटिंग आयन है। और ये प्रायोगिक तौर पर यह देखा गया कि यहाँ पर जो कोएगुलेटिंग वैल्यू आई यानी कि मिलीमोल पर लीटर में जो मात्रा उपयोग में लाई गई वह हाइड्रोजन के लिए 30.8 मिलीमोल पर लीटर थी, बेरियम के लिए 0.69 मिलीमोल पर लीटर थी, जबकि एल्यूमिनियम के लिए 0.093 मिलीमोल पर लीटर थी। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर सबसे कम जो कोएगुलेटिंग वैल्यू है वह एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए थी, यानी कि यहाँ पर एल्यूमिनियम की जो स्कंदन क्षमता है वह सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो कोएगुलेटिंग वैल्यू स्कंदक मान है वह सबसे कम है। इसी तरह से हम जब एक धनात्मक सॉल का उदाहरण लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम ले रहे हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल को, इसके स्कंदन के लिए भी हमने 3 प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट लिया, जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम फेरोसाइनाइड। यहाँ पर चूँकि ये धनावेशित सॉल है इसलिए यहाँ पर जो ऋण आयन होगा वह कोएगुलेटिंग आयन होगा। तो पहले में नाइट्रेट जिसमें कि 1 नेगेटिव चार्ज है, यह कोएगुलेटिंग आयन है। पोटेशियम सल्फेट में सल्फेट यहाँ पर कोएगुलेटिंग आयन है, जबकि पोटेशियम फेरोसाइनाइड में फेरोसाइनेट आयन जिसपे कि 4 नेगेटिव चार्ज हैं, यह कोएगुलेटिंग आयन है। और यहाँ पर भी देखा गया कि जो कोएगुलेटिंग वैल्यू आ रही है वह नाइट्रेट के लिए 132 मिलीमोल पर लीटर है, जबकि सल्फेट के लिए ये केवल 0.238 मिलीमोल पर लीटर है, जबकि फेरोसाइनाइड के लिए इसका मान 0.096 मिलीमोल पर लीटर आता है। तो इससे प्रायोगिक आंकड़ों के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि जितनी ज़्यादा उसकी क्षमता होती है कोएगुलेटिंग आयन की, उतनी कम उसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू होती है। अब इसके बाद आइए हम जानते हैं द्रव स्नेही कोलाइडों का स्कंदन। ये तो आपने देख ही लिया कि जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं आसानी से स्कंदित हो जाते हैं क्योंकि वो अस्थायी होते हैं। दूसरी ओर जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं वो काफ़ी स्थायी होते हैं और इनके स्थायित्व का 2 कारण हैं। एक तो वही इनके कोलाइडल कणों पर आवेश का पाया जाना और दूसरा होता है इनका विलायक योजन। विलायक योजन से तात्पर्य यह है कि जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं वो अपने विलायक या परिक्षेपण माध्यम के प्रति काफ़ी स्नेह रखते हैं, है ना। तो इस वजह से जब ये कोलाइड सॉल्यूशन जैसे ही बनता है तो परिक्षेपण माध्यम के जो या विलायक के जो कण होते हैं वह इन कोलाइडल कणों को चारों ओर से घेर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं और इस वजह से ये काफ़ी स्थायी हो जाते हैं।
अब इन दोनों कारणों में से, इन दोनों स्थायित्व के कारणों में से यदि किसी एक को भी हटा दिया जाए तो कोलाइडल विलयनों का अवक्षेपण हो जाता है। तो जो आवेश को हटाने के लिए हम विद्युत अपघट्य का उपयोग करते हैं। जब इसमें कोई भी विद्युत अपघट्य डाला जाता है तो लेकिन यहाँ पर विद्युत अपघट्य को की थोड़ी मात्रा से ये अवक्षेपित नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा मात्रा इसमें विद्युत अपघट्य की डालनी होती है, तभी द्रवस्नेही कोलाइड अवक्षेपित हो पाते हैं। दूसरी है विलायक योजन। विलायक योजन, इसको हटाने के लिए हम किसी विशेष विलायक जैसे कि अल्कोहल या एसीटोन का उपयोग करते हैं। जब अल्कोहल या एसीटोन का उपयोग किया जाता है तो इनका जो कोलाइडल सॉल्यूशन का जो हाइड्रेटेड वाटर होता है ना, वो हट जाता है, यानी कि इन कोलाइडल पार्ट का निर्जलीकरण हो जाता है। और जब निर्जलीकरण हो जाता है तो उसके बाद थोड़ी सी विद्युत अपघट्य की मात्रा मिला देने पर ये आसानी से स्कंदित हो जाते हैं। तो इस तरह से कोलाइडल जो द्रवस्नेही कोलाइडल हैं उनको भी दो प्रकार से अवक्षेपित किया जा सकता है। इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण चीज़ आती है वह है कोलाइडों का रक्षण। ये तो आपने जान ही लिया कि द्रवस्नेही कोलाइड काफ़ी स्थायी होते हैं, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड या द्रव विरागी कोलाइड ये काफ़ी अस्थायी होते हैं। इसीलिए द्रवस्नेही कोलाइडों को द्रव विरोधी कोलाइडों के रक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। जब द्रव विरोधी कोलाइड में किसी द्रवस्नेही कोलाइड को मिलाया जाता है तो ये कोलाइडल कणों के चारों ओर इकट्ठे होकर, एकत्रित होकर उसके चारों ओर एक लेयर बना लेते हैं और एक आवरण बना लेते हैं जो कि डाले गए इलेक्ट्रोलाइट से इनकी रक्षा करता है। और इस तरह से जो द्रव विरोधी कोलाइडों की रक्षा के लिए द्रवस्नेही कोलाइडों का उपयोग किया जाता है, ऐसे द्रवस्नेही कोलाइडों को हम रक्षी कोलाइड कहते हैं। और इस प्रकार की जो द्रव विरोधी कोलाइडों के अवक्षेपण को या स्कंदन को रोकने की प्रक्रिया होती है वही कोलाइडों का रक्षण कहलाता है। अब इनमें विभिन्न द्रवस्नेही जो कोलाइड हैं उनमें किसकी रक्षण क्षमता ज़्यादा है, इसे निर्धारित करने के लिए इन्हें एक नंबर दिया जाता है जिसे हम गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या कहते हैं। इसे एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित किया जाता है, एक निश्चित कंडीशन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके लिए 10 ml गोल्ड सॉल्ट लिया है हमने और लेकर इसमें 10% सोडियम क्लोराइड के 1 ml को डाला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो गोल्ड सॉल्ट है वह एक द्रव विरोधी सॉल्ट है और इसलिए जैसे ही हम इसमें 10% सोडियम क्लोराइड का 1 ml डालते हैं तो ये अवक्षेपित हो जाता है, स्कंदित हो जाता है। अब इसे रोकने के लिए हम इसमें थोड़ी मात्रा में कोई द्रवस्नेही सॉल्ट मिलाते हैं जैसे कि गोंद या जिलेटिन। तो अब यहाँ पर गोंद या जिलेटिन की कितनी मात्रा मिलाने से इस 10 ml गोल्ड सॉल्ट का 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के 1 ml के द्वारा इसका स्कंदन रुक जाएगा, वही मात्रा जो कि मिलीग्राम में मापी जाती है, वही मात्रा उस द्रवस्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या या गोल्डन नंबर कहलाती है। स्पष्ट है कि जितनी कम मात्रा द्रवस्नेही कोलाइड की इस 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन की 10% सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य के 1 ml के द्वारा अवक्षेपण या स्कंदन रोक दे, वह उतनी ज़्यादा उसकी रक्षण क्षमता होगी। तो इस आधार पर हम गोल्ड नंबर के आधार पर विभिन्न द्रवस्नेही कोलाइडों की रक्षण क्षमता की तुलना कर सकते हैं।